बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 इतिहास के अध्याय प्रथम को, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसके तहत हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई और इस क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। और हमने देखा कि क्रांति के जो दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन हो जाता है और फिर स्थापना होती है नए संविधान की। 1791 में नया संविधान पारित होता है और फ्रांस, जिसमें कि निरंकुश राजशाही थी, अब क्या बन जाता है? संवैधानिक राजतंत्र। तो आज की वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है और जो नया संविधान आता है उसके द्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र को वहां पर लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम कहानी की करते हैं पुनरावृत्ति। कहानी शुरू होती है कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण होती है, समाज 3 भागों में बटा होता है। प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो लोग होते हैं, जिसमें पादरी और कुलीन वर्ग आते हैं, वो करते हैं विशेषाधिकारों का उपयोग, जबकि तृतीय वर्ग, जिसमें जनसाधारण व्यक्ति आते हैं, उनके ऊपर कर भी लगाए जाते हैं और उनके ऊपर असमानता का व्यवहार किया जाता है। इसी के साथ ही निरंकुश राजशाही होती है, जिसमें राजा अपनी प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं देता है, यानी लोक कल्याणकारी कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, असमानता का व्यवहार आम आदमी के साथ किया जाता है। इसी के साथ ही दोषपूर्ण आर्थिक व्यवस्था होती है, कर्जे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रांस के ऊपर और बढ़े हुए कर्जों को चुकाने के लिए कर बढ़ाने की योजना बनाई जाती है, करों की दर बढ़ाने की योजना बनाई जाती है। और कर तो पता ही है एक ही वर्ग दे रहा था, तृतीय वर्ग यानी जनसाधारण वर्ग। तो अब जो ये जनसाधारण वर्ग है ये कर देता है क्रांति, जिसके तहत हमने देखी थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पूर्व के वीडियो में, जिसमें बास्तिल के दुर्ग का पतन हो जाता है, टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है, जनता का जो विद्रोह था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो उनका मुख्य खाद्य पदार्थ था पाव रोटी, उसकी कीमतें भी आसमान को छू रही थी। और इसी के साथ हमने देखा टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। जो तृतीय स्टेट के लोग होते हैं, जनसाधारण के लोग होते हैं, वो नेशनल असेंबली के रूप में संगठित हो जाते हैं और आखिरकार राजा को उनकी मांगे माननी पड़ती है। नेशनल असेंबली को लुई सोल्वे के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और इसी नेशनल असेंबली के द्वारा नए संविधान की रचना की जाती है। ठीक है, और हमने देखा कि ये संविधान 1791 में बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या इसके मुख्य प्रावधान थे। तो देखो, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था और संविधान का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो ये सम्राट है, ये निरंकुश है, इसकी शक्तियों को कैसे करके कम किया जाए। तो इसमें क्या फॉर्मूला अपनाया गया? सभी शक्तियों को एक व्यक्ति में केंद्रित करने के बजाय जो अलग अलग सरकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें शक्तियों को विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया। याद आया कुछ? जब हमने दार्शनिकों की भूमिका पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस के विचारक मोंटेस्क्यू के द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया कि शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति में शक्ति केंद्रित हो जाएगी तो वो तानाशाह बन जाएगा, निरंकुश बन जाएगा। तो यही तो किया, सम्राट की शक्ति कम कर दी और उनको बांट दिया कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में और न्यायपालिका में। आगे देखेंगे कि व्यवस्थापिका में नेशनल असेंबली के लोग आएंगे और जितने भी मतदाता थे वो आएंगे। कार्यपालिका में जो राजा है, उसके मंत्री हैं, वो शामिल होंगे और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं वो शामिल होंगे। तो इस तरह से अब फ्रांस के प्रथम चरण में नींव पड़ जाती है संवैधानिक राजतंत्र की, यानी अब राजा का शासन तो रहेगा, लेकिन भाई अब उसके ऊपर नियंत्रण रहेगा संविधान का, यानी उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई। आगे देखते हैं बच्चों कि 1791 के संविधान के द्वारा कानून बनाने की शक्ति किससे सौंप दी गई। यहाँ देखो, ये डायग्राम अपनी बुक में दिया गया है। तो कानून बनाने की सारी शक्ति सौंप दी गई नेशनल असेंबली को। किसको सौंप दी गई? नेशनल असेंबली को। बच्चों, ये नेशनल असेंबली वही है जिसका गठन कौन करते हैं? तृतीय सदन के प्रतिनिधि मिलकर इसका गठन करते हैं और बाद में लुई सोल्वे के द्वारा इसको क्या दे दी जाती है? लुई सोल्वे के द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब हम देख रहे हैं कि कानून बनाने की सारी शक्ति आ गई नेशनल असेंबली के पास। और नेशनल असेंबली में कितने सदस्य होते थे? 745।
अब नेशनल असेंबली का चुनाव आखिरकार कैसे होता था उसको समझते हैं। तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, किसके द्वारा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। और निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य होते थे? 50,000 के लगभग पुरुष होते थे, ओनली पुरुष, ठीक है, केवल पुरुष होते थे, महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अब ये जो निर्वाचक मंडल है इसको भी तो चुन रहे होंगे ना कोई, तो निर्वाचक मंडल का चुनाव कौन करता था? निर्वाचक मंडल का चुनाव करती थी जनता। हाँ, सारी जनता नहीं, केवल वो ही लोग जिनकी आयु, और लोग भी कौन? पुरुष, जिनकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, साथ ही जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका है, उन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था। और वही व्यक्ति क्या करते थे? अपना वोट डाल करके इस निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे प्रत्यक्ष रूप से, और आगे चलकर ये निर्वाचक मंडल चुनाव करता था नेशनल असेंबली का, ठीक है। तो जो ये लोग वोट डाल रहे थे, जिनको मताधिकार प्राप्त था, इन व्यक्तियों को कहा गया सक्रिय नागरिक, ठीक है। क्या कहा गया इनको? सक्रिय नागरिक। और इनकी कुल संख्या कितनी थी? जो 2.8 करोड़ की उस वक्त फ्रांस की जनसंख्या थी, उसमें इनकी संख्या थी मात्र 40 लाख, ठीक है। तो जितने भी नागरिक थे बच्चों, उनको बांट दिया गया 2 भागों में। कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 2 भागों में, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। तो निष्क्रिय नागरिक में कौन कौन आते थे? महिला और बच्चे तो आते ही आते थे, साथ ही वो पुरुष आते थे जिनकी आयु 25 वर्ष से कम होती थी, साथ ही जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर नहीं चुका पाते थे। तो क्या आ रहा है आपके मस्तिष्क में? अभी मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है? यही ना, कि फिर अंतर क्या हुआ नए संविधान का, कि भाई पहले भी तो यही था कि कुलीन वर्ग को मताधिकार प्राप्त है, और अब भी आप यही कर रहे हो, तृतीय स्टेट में उन्हीं लोगों को मताधिकार प्रदान कर रहे हो जो लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग संपत्तिधारी हैं, जो लोग कर चुका पा रहे हो। तो करेंगे इस चीज़ पे चर्चा, हम आगे करेंगे, क्योंकि फ्रांस में सिर्फ यही नहीं होता है कि ये एक क्रांति हुई और एक ही संविधान बन गया 1791 का और सारी व्यवस्था हो गई। नहीं, फ्रांस में कई चरणों में क्रांति होती है। अभी तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई है, उसके अंतर्गत है ऐसी व्यवस्था। फिर ये भी मांग उठेगी कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए, सभी पुरुषों को मताधिकार दिया जाए। तो आगे फिर एक और चरण आएगा जिसमें नया संविधान बनेगा और उसमें क्या होगा? सभी को मताधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। तो अभी तो इतना सा ध्यान रखो कि अपन 1791 के संविधान के अंतर्गत 1791 का जो संविधान था उसके अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें क्या व्यवस्था थी? सारी शक्तियों को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बांटा गया, और सबसे ज़्यादा जो शक्ति थी कानून बनाने की वो किस में निहित कर दी गई? नेशनल असेंबली में, क्योंकि नेशनल असेंबली निर्वाचित हो रही थी कहीं ना कहीं उन लोगों के माध्यम से जो कि राष्ट्र के सक्रिय नागरिक कहलाते थे, ठीक है। अब जो ये नेशनल असेंबली थी इसको पावर दी गई। क्या पावर दी गई? यह जो कार्यपालिका थी, और कार्यपालिका में कौन कौन आते थे? सम्राट शामिल था, साथ ही मंत्री शामिल थे। तो ये विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी, दोनों ही चरणों में ये नियंत्रण रखती थी, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम न्यायपालिका की स्थिति देखें तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र थी, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से, विधायिका से कोई लेना देना नहीं था। सक्रिय नागरिक वोट के माध्यम से इनका चुनाव करते थे। तो व्यवस्था बच्चों समझ में आ रही है आपको कि किस तरह से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया? मोंटेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था उसके तहत सारी शक्ति जो सम्राट था, राजा था, उसमें निहित न करके अब क्या कर दिया गया? इसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। और जो विधायिका थी उसका चयन किसके द्वारा किया जाता था? सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता था। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया? नेशनल असेंबली को दे दिया। और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी एक निर्वाचक समूह के द्वारा, ठीक है, वो भी हमने देखा। और जो ये निर्वाचक समूह होता था ये चुना जाता था नागरिकों के द्वारा, यानी पहले जो सक्रिय नागरिक हैं वो निर्वाचक समूह को चुनेंगे, फिर निर्वाचक समूह किसको चुनेंगे? नेशनल असेंबली को चुनेंगे। पर सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। फिर किसे था? पहला 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को था, और 25 वर्ष से अधिक उम्र के भी किसको था? व्यक्तियों नहीं, सिर्फ पुरुषों को था, ठीक है। और दूसरा जो 3 दिन की, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। तो पहली शर्त क्या थी? कि ऐसे पुरुष जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हों, और दूसरी जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। तो उनको क्या दर्जा दिया गया? उनको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया। और सक्रिय नागरिक जिन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो।
अब जो पुरुष थे बचे हुए, जिनकी 25 से कम आयु थी और जो कर नहीं चुका रहे थे, साथ ही महिलाओं और बच्चों को निष्क्रिय नागरिकों में गिना गया। और अगर कोई व्यक्ति निर्वाचक की यानी वोटर की, मतदाता की योग्यता प्राप्त करना चाहता था तो उसे असेंबली का सदस्य या फिर असेंबली का सदस्य बनना चाहता था तो उसमें क्या शर्त थी कि उसे करदाता होना चाहिए, और करदाता भी उच्चतम श्रेणी का उसे करदाता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था जो कि 1791 के संविधान के द्वारा स्थापित हुई थी। अब बात करते हैं कि इस संविधान के द्वारा मानव अधिकारों की भी घोषणा की गई थी, यानी एक मानव अधिकार घोषणा पत्र भी आया था। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसकी घोषणा हुई थी 27 अगस्त 1789 को। यही तो वो इम्पोर्टेंट घोषणा पत्र है जिसने पूरे यूरोप छोड़ो पूरे विश्व में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी विचारधारा को ला दिया कि लोग बाग अपने खुद के जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनके बारे में सोचने लग गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कब हुआ ये घोषणा? 27 अगस्त 1789, याद कर लेना इसको, 27 अगस्त 1789 को ये घोषणा हुई। यहाँ पे देखो एक चित्र बनाया हुआ है, और चित्र किसने बनाया? ले बार्बिये ने। इन्होंने और भी चित्र बनाए थे, फ्रांस के महत्वपूर्ण रचनाकार कह दो, चित्रकार कह दो, तो इन्होंने ये चित्र बनाया। और इस चित्र में ये यहाँ पे आप देख रहे हो प्रतीकात्मक स्वरूप है। ये किसका प्रतीकात्मक स्वरूप है? कानून का। और ये आप नीले और लाल रंग में देख रहे हो, ये फ्रांस के महत्वपूर्ण रंग थे दो। ठीक है, नीले और लाल रंग में यहाँ पे जो ये आकृति दिखाई गई है, चित्र दिखाया गया है, ये फ्रांस को निरूपित करता है। तो ये इन्होंने चित्र बनाया है जिसमें यहाँ पे ये मानव अधिकार लिखे गए हैं, मानव अधिकार घोषणा पत्र को। आगे भी हम देखेंगे कि जो ये ले बार्बिये हैं, इन्होंने कई ऐसे प्रतीकात्मक चित्र बनाए जिन्होंने क्रांति के दौरान लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। तो अब देखते हैं कि ये जो मानव अधिकार घोषणा पत्र था, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले संविधान पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, और इस घोषणा पत्र में जीवन यानी जिंदा रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही कानूनी बराबरी यानी कानून के सामने सब बराबर है, सब स्त्री पुरुष महिलाएं सब बराबर हैं कानून के सामने। तो ये तीन अधिकार, जीवन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी, इनको नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, आप व्यक्ति को छीन ही नहीं सकते हो, आप उनका हरण ही नहीं कर सकते हो, ये तो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त है। तो इन्हें नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया, यानी ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त हैं और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। और राजा का ये कर्तव्य माना गया कि वह इन नागरिकों के जो भी नैसर्गिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करेगा। तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है ना आज के भारत के संविधान में जो गारंटी दी गई है। तो अब समझ में आ रहा है हम क्यों पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास को, हम समझ सके चीज़ें आई कहाँ से। आज जब हम इन अधिकारों को उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो वो ऐसे आसानी से नहीं मिले, संघर्ष किया गया है उनके बारे में, है ना। वो संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुए। तो देख रहे हैं ना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से चरणों के तहत एक घोषणा पत्र अधिकारों का आता है। अब इसमें देखते हैं अलग अलग जो प्रावधान थे इस घोषणा पत्र के। सबसे पहला प्रावधान था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। कि आदमी जब जन्म लेता है ना, वो जन्म से ही स्वतंत्र होता है, जन्म से ही आज़ाद होता है, उसे यहाँ पर जकड़ दिया जाता है अलग अलग बेड़ियों से। तो सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और सभी मनुष्य के अधिकार क्या है, समान होते हैं। ये इसकी पहली जो प्रावधान था। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति के इन प्राकृतिक और अहरणीय अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, और ये अधिकार मैंने बताए कौन कौन से थे, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार यानी शोषण अगर हो रहा है तो उसके विरोध करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। ये कई अधिकार थे, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये सब। तीसरा इसमें बता रखा है कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य के 4 अंग होते हैं, किसी भी देश को राष्ट्र के 4 अंग होते हैं। ठीक है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति है ना, जो वो किस में निहित होगी, राज्य में निहित होगी। और कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जो संप्रभुता को ठेस पहुंचाए।
और जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिले हो। ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो जनता की सहमति के खिलाफ होगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के मुख्य प्रावधान। आगे देखते हैं बच्चों, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायक नहीं हो। आज़ादी आज़ादी करते रहते ना अपन, तो स्वतंत्रता हाँ मिलेगी, लेकिन ऐसे काम होने चाहिए जिससे कि समाज को कोई ठेस ना पहुंचे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, माना कि आपको गाने सुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप रात को 12 बजे लाउड स्पीकर पे गाने सुनने लग जाओ तो क्या वो स्वतंत्रता है? सही मायनों में नहीं। क्यों? क्योंकि उससे औरों को नुकसान हो रहा है ना, शांति भंग हो रही है। तो स्वतंत्रता ऐसी हो जो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास रहेगा? कानून के पास रहेगा। ठीक है, कानून क्या होगा? कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून के निर्माण में भाग लेने का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। ठीक है, हालांकि आगे चल के हम देखेंगे कि ये विरोधी बातें हो रही हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कानून के समक्ष सब बराबर है, सबको कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? नेशनल असेंबली को जो चुन रहे हैं निर्वाचक मंडल, उन निर्वाचक मंडलों को चुनने का आप अधिकार ही नहीं दे रहे हो निष्क्रिय नागरिकों को। महिलाओं को दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे ना। जो लोग कर नहीं चुका पा रहे उनको दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे ना। तो कहाँ हो गए बराबर? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये प्रावधान देख लो कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं और सभी को कानून के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था। आगे देखो, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जाएगा, न उसको सजा दी जाएगी, न गिरफ्तार किया जाएगा, न नजरबंद किया जाएगा। पहले जो ये निरंकुश राजशाही थी उसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कानून सम्मत प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। आगे देखो, प्रत्येक नागरिकों को बोलने की, लिखने की और छापने की क्या होगी? आज़ादी होगी। क्या होगी? आज़ादी होगी। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रहे कि जो भी लिखा जाए, बोला जाए, वो क्या हो? आपकी उसमें स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो, यानी वो किसी व्यक्ति के, समाज की व्यवस्था के खिलाफ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्वजनिक सेना और प्रशासन के खर्चे को चलाने के लिए कर तो लगाया जाएगा, लेकिन वह एक सामान्य कर होगा। ठीक है, ये लगाना है यहाँ पे, लगाना नहीं, लगाना, लेकिन वह एक सामान्य कर होगा और सभी नागरिकों पे कर लगाया जाएगा उनकी आय के अनुपात में। भाई पहले जैसा सिस्टम नहीं होगा कि आय हो या नहीं हो कर तो लगेंगे तृतीय स्टेट पे, आम आदमी पे। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। हालांकि कर लगाए जाएंगे क्योंकि सेना और प्रशासन के खर्चे के लिए कर लगाना जरूरी है, लेकिन लोगों पर उनकी आय के अनुपात में कर लगाए जाएंगे। आगे देखो बच्चों, संपत्ति का अधिकार है उसको महत्वपूर्ण अधिकार माना गया क्योंकि इससे यह एक पावन अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इससे तब तक वंचित नहीं किया जाएगा तब तक कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ये नहीं माना जाए कि सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर उसकी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक है। कि भाई व्यक्ति से उसकी निजी संपत्ति तब तक अलग नहीं की जाएगी जब तक समाज हित में ऐसा करना जरूरी न हो, और किसी की निजी संपत्ति ली भी जा रही है समाज हित में तो उसको उचित मुआवजा उस चीज़ के लिए दिया जाएगा। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए है ना इस घोषणा पत्र के द्वारा। तो हम आगे देखो, राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अब जो ले बारबी बताए थे ना हमने, महत्वपूर्ण जो चित्रकार जो जिन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से जागृति लाने का काम किया, तो वो उनके चित्र अपन देखेंगे कि जो अलग अलग राजनीतिक प्रतीक थे उनके क्या मायने थे। अब अपन प्रावधान तो पढ़ ही चुके हैं कि अब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, राजनीतिक व्यवस्था देख ही चुके हैं, सक्रिय नागरिक असक्रिय नागरिक है ना, नेशनल असेंबली और वो सब। फिर उसके बाद हमने देखा अधिकारों का घोषणा पत्र। अब देखो राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण जो विचार थे वो उन्हें आकृतियों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से समझाए
लाए गए और ले बारबियन ने अधिकारों के इस घोषणा पत्र को, जो अभी हमने 10 महत्वपूर्ण बिंदु देखे, इन अधिकारों के घोषणा पत्र को ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, कैसे लोगों तक जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रतीकों का, कुछ सिंबल का प्रयोग किया। देखते हैं कौन कौन से प्रतीक थे। ये देखिए, यहाँ पे जंजीर दिखाई गई है ना, और ये जंजीर कैसी है? टूटी हुई जंजीर है। अब बंधी हुई जंजीर हमें पता है किसका प्रतीक होती है? परतंत्रता का। अब यहाँ पे टूटी हुई जंजीर या टूटी हुई जो हथकड़ी है वो लोगों की किसका प्रतीक थी? आज़ादी का प्रतीक थी। अब दूसरा देखो, यहाँ पे अलग अलग छड़ी हैं, है ना, इन छड़ियों को बांध के बनाया गया है गट्ठड़। अब इसके माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है कि अकेली छड़ को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं। यानी एकता में ही शक्ति है कि सब लोग मिलकर एक होंगे तभी क्या कर पाएंगे, ये जो दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है इसका खात्मा कर पाएंगे। अगला देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज को दिखाया गया है, त्रिभुज के अंदर एक आंख बनी है ना, ये किसका प्रतीक है? और यहाँ पे सूरज की किरणों को दिखाया गया, ये इसका प्रतीक है कि ये जो आंख है जो सब कुछ देख रही है, सर्वदर्शी आंख, ये प्रतीक है ज्ञान का। और यहाँ पे सूर्य की किरणें, कि ये जो सूर्य की किरणें हैं ये अज्ञानता रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। ठीक है, यहाँ पे राजदंड को दिखा रखा है, ये राजदंड किसका प्रतीक था? शाही सत्ता का प्रतीक था। आगे देखो बच्चों, यहाँ एक रिंग दिखा रखी है, ठीक है, जिसका, और यहाँ एक ये सांप बना हुआ है, और ये सांप क्या है? अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले रखा है ना। ये किसका प्रतीक है? ये सनातनता का प्रतीक है। यानी अंगूठी का कोई और छोर नहीं है, जो सनातन है, जो कभी न जिया न कभी मरा, सनातन। ठीक है, तो उसका यह प्रतीक है। यहाँ पे ये देखिए लाल टोपी दिखा रखी है, फ्राइजियन टोपी, ये किसका प्रतीक है? ये जब दास लोग स्वतंत्र हो जाते थे तो उनके द्वारा यह टोपी पहनी जाती थी। ये हमारी किताब में ही दे रखे हैं कुछ चित्र। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए नीला, सफ़ेद, लाल, ये कुछ फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे जो मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा यहाँ डैनो वाली, ये पंखों वाली स्त्री को दिखा रखा है, ये किसका प्रतीक है? ये कानून का प्रतीक है। मतलब कानून ऐसा नहीं होता है, बट कानून को एक मानवीय रूप दे दिया गया है। जैसे हम भारत माता को बना देते हैं ना वाइट कलर की साड़ी पहना के, तो ऐसे थोड़ी ना कि भारत माता ऐसी है, लेकिन उसको एक मानवीय रूप दे दिया गया। तो यहाँ पे कानूनों को फ्रांस में ये मानवीय रूप दिया गया था। और इसके बाद अब देखते हैं, ये तो हमने देखा कि मानव अधिकार घोषणा पत्र लागू हो गया, फिर उसको कैसे आम जनता तक पहुंचाया गया। अब देखते हैं कि ये जब क्रांति हो चुकी है उसके बाद लोगों की ज़िंदगी, आम जो ज़िंदगी है उसमें क्या परिवर्तन आया। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, क्योंकि जो सरकार थी उन्होंने कानून बना करके स्वतंत्रता और समानता के आदर्श को रोजाना की जिंदगी में लाने का, उतारने का प्रयास किया। 1789 की क्रांति के बाद मानव अधिकारों के घोषणा पत्र ने सेंसरशिप की समाप्ति कर दी। किसकी समाप्ति कर दी? सेंसरशिप की। और भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्ति का नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार घोषित कर दिया। अब ये देखते हैं ये सेंसरशिप क्या थी। सेंसरशिप क्या होता था? जब निरंकुश राजतंत्र था ना, उसमें पत्र पत्रिकाओं पे, सब पे प्रतिबंध था। व्यक्तियों को अपने मन की बात कहने की आज़ादी नहीं थी। देखो, प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री, किताब, अखबार और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे नाटक वगैरह, इन सबको तब तक मंचित नहीं किया जा सकता था, तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता था, तब तक कि उन्हें सेंसर अधिकारियों द्वारा पास नहीं कर दिया जाए। और सेंसर अधिकारी पता ही है कौन होते थे? कुलीन वर्ग के लोग होते थे। तो अपने खिलाफ या जनता की जागरूकता वाली कोई बात तो वो पास करते ही नहीं थे। तो ये सेंसरशिप था ना, ये अब हट गया। अब हर एक व्यक्ति को अपनी वाक अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई, जिससे फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों और पुस्तकों की क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने विचारों से सहमत कराने की कोशिश करने लग गया। यानी विरोधी विचार भी आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष के सब विचार, यानी एक मतलब जागरूक जो जनता होती है ना, जनमत तैयार हो रहा है, तो वैसा अब होने लग गया। ये आम जनता पर फर्क पड़ा, उनकी दिनचर्या पे, उनके विचारों पर। आगे देखो, जो नाटक थे, संगीत थे, उत्सवी जुलूस थे, उसमें असंख्य लोग अब जाने लग गए, क्योंकि नाटक पे से भी सेंसरशिप हटा दी गई। और लोग स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, जो राजनीतिज्ञों और जो दार्शनिकों के विचार थे उनको अब समझने लगे। तो हमने देखा बच्चों किस प्रकार से फ्रांस में
संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। आगे के जो हमारे वीडियो हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे कि फ्रांस में किस तरह से गणतंत्र की स्थापना होती है और फिर आतंक का युग स्थापित होता है। धन्यवाद।